नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट जो सीरीज थी उसमें जो थी विश्व भूगोल प्रारंभ की थी और इस सीरीज में हमने राजस्थान भूगोल का पार्ट जो फर्स्ट है, राजस्थान का सामान्य परिचय है, उस पर हमने क्या की थी, बात की थी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी राजस्थान के प्राचीन जो परिचय है, इस प्राचीन परिचय में हमने इसके विभिन्न जो भौगोलिक प्रदेश हैं उन भौगोलिक प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता है, इस पर हमने क्या की थी, चर्चा की थी। और ये जो चर्चा थी, इस चर्चा के अंतर्गत हमने उत्तरी जो राजस्थान है, इस उत्तरी राजस्थान के विभिन्न जो भौगोलिक क्षेत्र है उन पे हमने चर्चा की थी। दोस्तों, इस चैनल पर जो नए बच्चे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैटर पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें, ताकि प्रत्येक जो बच्चा है उसको इस चैनल का लाभ प्राप्त हो। साथियों, आप सबको पता है कि राजस्थान की ज्योग्राफी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गहराई से पूछी जाती है। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने योध्या प्रदेश की बात की थी, हमने जांगल प्रदेश की बात की थी, हमने अहि छत्रपुर की बात की थी, हमने शेखावाटी की बात की थी, हमने गुजरात प्रदेश पर चर्चा की थी और अब जो है उससे आगे की हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। दोस्तों, मैप आपके पास होना चाहिए अगर आपको ज्योग्राफी ढंग से पढ़नी है। ढंग से का अर्थ ये है कि एक बार ही पढ़ने से आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, इसलिए आप जो है वो कम से कम मैप आपके पास होना चाहिए। जब तक मैप नहीं होगा आप जो है ज्योग्राफी को आसानी से याद नहीं कर सकते। दोस्तों, ये है राजस्थान और ये राजस्थान का जो मैप है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा, ये हमने कल बात की थी। ये है गंगानगर, ये है हनुमानगढ़, हमने चर्चा कर ली थी यहाँ पे कौन सा ध्रुव था, भटनेर ध्रुव था। और हमने कहा था गंगानगर को और हनुमानगढ़ को कौन सा प्रदेश कहा जाता है, योध्या प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है, योध्या प्रदेश कहा जाता है। फिर मैंने बात की थी बीकानेर और सामूहिक रूप से जोधपुर को नाम दिया था जांगल प्रदेश, कि यहाँ पे जंगल जो है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। दूसरा हमने बात की थी चूरू, और चूरू में पहली तो हमने बात की थी थली, सरदार सर वाला हिस्सा आपको याद होगा,
और मैंने कहा था कि हमारा जो प्रवेश द्वार होता है, गेट होता है, दरवाजा होता है, उसका नीचे वाला जो हिस्सा उसे थली कहते हैं। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जो आसपास की भूमि से नीचा हो और वहां पे पानी भरता हो, उसे क्या कहा जाता है? थली प्रदेश कहा जाता है। दूसरा हमने कहा था चूरू, झुंझुनू, सीकर, और इनको सामूहिक रूप से शेखावत, यानी शेखावत जो राजपूत हैं उनका आधिपत्य होने से और यहाँ पर जो बोली है शेखावाटी, उसके कारण इस भौगोलिक प्रदेश को शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। दूसरा हमने बात की थी, यहाँ पे था नागौर, और नागौर को हमने नाम दिया था अहि छतरपुर। नागौर को क्या नाम दिया गया था? अहि छतरपुर के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। फिर हमने कहा था कि बीकानेर के नीचे और नागौर के पास था जोधपुर, जोधपुर और जोधपुर के पास है पाली, और दोनों को गुज्जर जाति होने के कारण गुज्जर प्रदेश या गुजरातरा प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। दूसरा, या हम कहें कि जोधपुर को ही ब्लू नगरी, ब्लू नगरी का अर्थ नीली नगरी, और जोधपुर को ही एक नाम दिया जाता है सूर्य नगरी के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। फिर हमने बात की थी कि पाली और जोधपुर के पास यहाँ पे है जैसलमेर, और जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर में एक लोक गायनी शैली प्रसिद्ध है और जिसे हम बोलते हैं मांड, और राजस्थान की मांड जो शैली है वो केवल और केवल जोधपुर की ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है, इसलिए जैसलमेर को हमने नाम दिया था मांड प्रदेश। इसी के साथ इसे हमने नाम दिया था वल प्रदेश, डुग्गल प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। जैसलमेर के जस्ट दक्षिण में एक स्थान है, एक जिला है, और इस जिले को बोलते हैं बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और बाड़मेर को प्राचीन समय में भीनमाल के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? भीनमाल के नाम से जाना जाता था। साथ ही बाड़मेर जो है, इस बाड़मेर को श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता था। भीनमाल या श्रीमाल जो था वो किसे जाना जाता? बाड़मेर को। बाड़मेर को भीनमाल व श्रीमाल के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता। तो दोस्तों, ये जो भाग क्या है, इस भाग को हम बोलते हैं उत्तरी भाग, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू ये जो आता है बीकानेर, ये उत्तरी भाग। और हम कहें बीकानेर का दक्षिणी भाग जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, और ये जो है ये किस में आते हैं? पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। किसमें आते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। और बाड़मेर के नीचे ये जालोर, और जालोर जो है, इस जालोर के जो लोग हैं वो गुणों की दृष्टि से प्राचीन समय में महत्वपूर्ण माने जाते थे। इसीलिए जालोर जो क्षेत्र है, इस जालोर क्षेत्र को प्राचीन समय में सुवर्णगिरी के नाम से जाना। सुवर्णगिरी यानी उचित वर्णों वाली। सुवर्णगिरी यानी उचित, देखो जैसलमेर को स्वर्णगिरी, सोने जैसे दिखाई देना, जोधपुर को सूर्य नगरी, और उचित वर्णों की जो नगरी है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जालोर को। किसे कहा जाता है? तीनों में कंफ्यूज होता है, और इसीलिए एग्जामिनर जो है वो यहाँ से खूब 12 प्रश्न पूछा जाता है।
कभी सूर्य नगरी के बारे में पूछ लेता है तो आपको याद रखना जोधपुर। स्वर्ण नगरी के बारे में पूछ ले तो आपको याद रखना है जैसलमेर। और सुवर्ण नगरी तो आपको याद रखना है जालोर। क्या याद रखना है? जालोर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। जालोर के दक्षिणी भाग यानी कहने का था जालोर के पास एक नगर है और नगर को हम बोलते हैं सिरोही। और सिरोही जो नगर है और सिरोही में क्या है? आबू। आबू है। और आबू जो है आप सबको पता है राजस्थान का सबसे ऊंचा जो नगर है वो कौन सा? माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। और ये जो माउंट आबू है इसे आबूर्द प्रदेश के नाम से, किस नाम से जाना जाता है? आबूर्द प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और इसे ही प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना। आबूर्द प्रदेश या चंद्रावती के नाम से किसे जाना जाता है? सिरोही को जाना जाता है। दो नाम हो गए माउंट आबू के। एक तो आबूर्द प्रदेश, आबूर्द का अर्थ उबड़ खाबड़ प्रदेश। और प्राचीन समय में इसे कहा जाता था चंद्रावती। क्या कहा जाता? चंद्रावती के नाम से क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता। और उसके बाद में सिरोही के जस्ट पास में है उदयपुर। देखो दोस्तों, उदयपुर को प्राचीन समय में शिवी प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता था। यानी उदयपुर जो थे, उदयपुर के जो शासक थे वो जो है शिव की पूजा करते थे। और इस कारण से यहाँ पे बहुत मात्रा में शिव के जो मंदिर है वो अवस्थित है। और इसी कारण से उदयपुर या हम कहते हैं मेवाड़, मेवाड़ प्रदेश को हम देखो मेवाड़ की बात करेंगे तो उदयपुर के साथ साथ चित्तौड़ और भीलवाड़ा को भी हम क्या करते हैं? शामिल करते हैं। शिवी प्रदेश में मुख्य रूप से उदयपुर और आंशिक रूप से किसे शामिल किया जाता है? चित्तौड़ को शामिल किया जाता है। तो एक तो याद रखना उदयपुर, उदयपुर के साथ साथ आप याद रखोगे चित्तौड़, और चित्तौड़ के साथ साथ आप याद रखो भीलवाड़ा। इन सामूहिक रूप से इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा को सामूहिक रूप से एक नाम दिया जाता है मेवाड़। ठीक है दोस्तों, जैसे मेवाड़ की बात करते हैं एक आता है मारवाड़। क्या आता है? मारवाड़। और मारवाड़ में मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अगर जिले पूछ ले तो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जो है ये जो है ये मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आता है? मारवाड़। तो मारवाड़ में जैसलमेर, बाड़मेर वाला जो प्रदेश है ये मारवाड़ में आता है। और उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जो है ये किस में आते हैं? मेवाड़ के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे ही हम उदयपुर के दक्षिण में आते हैं तो दोस्तों यहां पे मैं थोड़ी भौगोलिक संरचना आपको बता देता हूं। इस प्रकार से ये जो है ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर के पास में ही ये जो है ये बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा के ऊपर ये है प्रतापगढ़। दोस्तों आरपीएस से जब कोई प्रश्न बनाते हैं भौगोलिक प्रदेश से संबंधित तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठते हैं वो दक्षिणी राजस्थान से उठते हैं। मैं आप लोगों को कहूं कि आरपीसी 50% भौगोलिक प्रदेशों का अगर नाम पूछता है तो वो दक्षिणी जो प्रदेश है जिसमें उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा तक का जो भौगोलिक प्रदेश है यहाँ से खूब बार प्रश्न बनाते हैं। चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात कीजिए, चाहे आप रीट की बात कीजिए, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की बात कीजिए,
पटवारी की बात कीजिए, पुलिस की बात कीजिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ से जो प्रश्न है वो मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि इस भौगोलिक प्रदेश को मुख्य रूप से, इस भौगोलिक प्रदेश को हम बात करते हैं मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो जैसे हम बात करते हैं एक नाम आता है बागड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? बागड़ प्रदेश। मैं यहां पे लिख रहा हूं बागड़ प्रदेश। और बागड़ प्रदेश का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है बागड़। और इसी कारण से बांसवाड़ा व डूंगरपुर को बागड़ प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। देखो मैं कहता हूं एक तो राजस्थानी यानी मारवाड़ी और एक गुजराती, दोनों का जब संक्रमण होता है तो जो भाषा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है बागड़ी। क्या कहा जाता है? बागड़ी कहा जाता है। भाषा के आधार पर बांसवाड़ा व डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? बागड़ प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ प्रदेश कहा जाता है। कौन कौन से आएंगे? बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों को किसमें शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है। दूसरी जो हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि दक्षिणी राजस्थान में एक नदी आती है और नदी का नाम है माही नदी। और माही नदी इस प्रकार से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर होते हुए इस प्रकार से ये माही नदी जो है ये कहाँ पे चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। दोस्तों ध्यान से देखना, आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो माही नदी जो है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस भौगोलिक प्रदेश को यानी माही नदी का बीच वाला हिस्सा आप देखोगे, एक तो आएगा बांसवाड़ा और एक आएगा डूंगरपुर। तो माही नदी का बीच वाला हिस्सा जो है बांसवाड़ा व डूंगरपुर, इसे मेवल व देवल के नाम से जाना जाता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं मेवल प्रदेश या देवल। मेवल या देवल जो प्रदेश है वो किसे संबोधित करते हैं? वो माही नदी के बीच वाला हिस्सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो मेवल प्रदेश या देवल प्रदेश तो किसमें? माही नदी का बीच वाला हिस्सा कहाँ पे? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अब देखो ये जो माही नदी है जब ये प्रतापगढ़ में प्रवेश करती है तो प्रतापगढ़ में इस नदी का किनारे वाला जो हिस्सा है, इस किनारे वाले हिस्से को कहा जाता है कांठल प्रदेश। क्या कहा जाता है? कांठल प्रदेश। मैं यहां पे लिखता हूं कांठल का अर्थ होता है किनारे वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा? किनारे वाला हिस्सा। तो कहने का अर्थ ये है कि माही नदी दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है और इसीलिए इसे आदिवासियों की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को? माही नदी को। क्योंकि आपको पता है भील, ग्रासिया, मीणा जो लोग हैं वो इस नदी के आसपास क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसलिए आदिवासियों की गंगा भी आप इसे कह सकते हो। और बणेश्वर नवटापरा नामक स्थान पर इस नदी की त्रिवेणी संगम पर सोम, माही, जाखम जहां पर मिलती है, आदिवासियों का कुंभ बणेश्वर का क्या होता है? मेले का आयोजन होता है। तो हम जब कल्चर पढ़ेंगे तब इस पर विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्यवर्ती भाग में माही नदी का जो उपजाऊ भाग है उसे मेवल या देवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड में 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, साथ में आरएस में भी यहां से प्रश्न बना। दूसरा कांठल वाला प्रदेश भी आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रेट सब में पूछा। कांठल प्रदेश कहां पे है? तो आप याद रखना प्रतापगढ़ में। और उससे भी इंपोर्टेंट जो प्रश्न यहां से बनता है, अब आपको पता है पथरीला भाग है, बारिश होती है तो पानी क्या होता है? बिखर जाता है। और आदिवासी जो लोग हैं वो आदिवासी लोग 2 प्रकार के कार्य करते हैं। देखो जीवन यापन, अपना मूल जीवन यापन करने के लिए ये लोग आखेट करते हैं। आखेट का अर्थ आप लोग जानते हैं शिकार। तो शिकार करते हैं तो आपको पता है शिकार जो है उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए आता है और वहां पे जब वो पानी पीता है उस स्थान पर उसे आसानी से क्या किया जाता है? शिकार किया जा सकता है। इसीलिए आदिवासी लोग जो है या तो शिकार करते हैं या क्या करते हैं? वो कृषि कार्य करते हैं। प्राचीन प्रकार का कृषि यानी हम कहें स्थानांतरित प्रकार का जो कृषि कार्य करते हैं। तो जब यहाँ पर बारिश होती है तो जो पानी के जो तालाब बनते हैं उनके पास ये जो आदिवासी लोग हैं ये अपनी क्या बना लेते हैं? झोंपड़ियां बना लेते हैं। और पानी पथरीला इलाका है तो
जगह जगह पे पानी भर जाता है, तो यहाँ पर जगह जगह 3-3 4-4 प्रकार के जो लोग हैं ये क्या बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। और इसी प्रकार से प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में यहाँ पे 56 गांवों का समूह पाया जाता है, और इसी 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 56 का मैदान जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। तो याद रखना दोस्तों, 56 का मैदान कहाँ पे है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। कहाँ पे है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। कौन सा मैदान है, 56 का मैदान। तो मैं लिख रहा हूं 56 का मैदान। दूसरी हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, प्रतापगढ़ चित्तौड़ की हमने बात कर ली, मेवाड़ प्रदेश में। अब हम बात करते हैं भीनमाल या भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की जैसे बात करते हैं तो आपको पता चित्तौड़ जो है वो 2 जनपदों से खंडित है। राजस्थान के 2 जिले खंडित है, एक तो चित्तौड़ है, दूसरा कौन सा है, अजमेर। तो चित्तौड़ इधर भी है, चित्तौड़ इधर भी है। तो हम कहते हैं भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक। बिजोलिया कहाँ पे, भीलवाड़ा में, ये वाला भाग। इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, इस भाग को कहा जाता है रियासत काल में ऊपरमाल के नाम से क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। यानी कहने का अर्थ भौगोलिक प्रदेश है कौन सा, चित्तौड़ से लेकर, यानी चित्तौड़गढ़ में कौन सा, भैंसरोडगढ़, जहां पर राउत भाटा परमाणु संयंत्र क्या है, अवस्थित है, वहां से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक जो पठारी प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता था, ऊपरमाल के नाम से संबोधित किया जाता था। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कतें नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं आगे के भौगोलिक प्रदेश की। हम बात करते हैं ये वाला जो प्रदेश है कोटा और बूंदी वाला, बूंदी और कोटा। बूंदी और कोटा जो प्रदेश थे इसे प्राचीन समय में हाय हाय प्रदेश के नाम से क्या किया जाता था, संबोधित किया जाता था। कहने का अर्थ ये है कि जो हाय हाय प्रदेश है या होय होय प्रदेश है, कहाँ पे है, कोटा और बूंदी में अवस्थित है। और इस कोटा और बूंदी में, इस हाय हाय प्रदेश में या होय होय प्रदेश में एक जाति निवास करते थे, एक शासक निवास करते थे, हाड़ा। कौन से शासक, हाड़ा। और इसी कारण से इसे हाय हाय प्रदेश को हाड़ौती कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, हाड़ौती कहा जाने लगा। हाड़ौती प्रदेश। और ये जो हाड़ौती प्रदेश है, वर्तमान समय में हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। और हाय हाय प्रदेश में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो कौन से आते हैं, वो आते हैं 2, कोटा और बूंदी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो दोस्तों देखो, हाय हाय या हम बात करते हैं हाड़ौती प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, कोटा और बूंदी को शामिल करते हैं। दोस्तों अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर से जैसे स्टार्ट करते हैं, देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर के बाद में यहां पे आता है जयपुर। और जयपुर आप सबको पता है कौन से शासकों का आधिपत्य था, यहाँ पर राजपूत शासकों का आधिपत्य था। और इस भौगोलिक प्रदेश में, यानी कहने का अर्थ है जयपुर, जयपुर और जयपुर के साथ साथ दौसा, दौसा के साथ साथ टोंकवाला, ये संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है, ये राजपूत शासकों के आधिपत्य में होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और इसी कारण से जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। राजधानी तो मेन कारण और भी है, क्योंकि आपको पता है भौगोलिक प्रदेश ऐसा है कि ये राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। मध्यवर्ती जिले की बात करेंगे तो अजमेर, लेकिन महत्वपूर्ण होने के कारण और लगभग बीच में होने के कारण जो है जयपुर को राजस्थान की क्या बनाई गई, राजधानी बनाई गई। तो दोस्तों जयपुर, और जयपुर के पास है अलवर, और जयपुर के दक्षिण में टोंक।
जैसे ही जयपुर का नाम आता है तो हम कहते हैं कि जयपुर को यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है, भाषा का नाम है ढूंढाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी भाषा। और इसी ढूंढाड़ी भाषा के आधार पर, क्यों? क्योंकि ये जो है एक ढूंढ नदी है और उस ढूंढ नदी के कारण ही इसके आसपास जो भाषा बोली जाती थी, उस कारण से जयपुर का जो प्रदेश है ढूंढाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो, एक तो ढूंढाड़ी प्रदेश, और ढूंढाड़ी प्रदेश में जयपुर का आसपास, जयपुर और दौसा का जो हिस्सा है उसे क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। एक जो प्रदेश है वो बोलते हैं बेराट। कौन सा प्रदेश है? बेराट। और आपको पता है बेराट की जो सभ्यता है वो कहाँ पर है? वो है अलवर में। बेराट की जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? अलवर में। और इस कारण से जयपुर टोंक वाला जो हिस्सा है, जयपुर टोंक और अलवर वाला हिस्सा है, इसे बेराट प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? मुख्य रूप से देखो, हिंदी ग्रंथ अकादमी तो कहते हैं जयपुर और टोंक को क्या कहा जाता है? बेराट प्रदेश कहा जाता है। और वैसे हम बात करते हैं बेराट सभ्यता कहाँ पे? अलवर। तो अलवर, जयपुर और टोंक का जो भौगोलिक प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? बेराट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जयपुर और जयपुर के आसपास दौसा, अलवर और टोंक जो है, इसे भिन्न भिन्न नामों से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अलवर, और अलवर को एक ही नाम दिया जाता, कुरु प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? कुरु प्रदेश। और ये जो कुरु प्रदेश है, आप सबको पता है कि अलवर जो है वो किसके साथ टच करता है? यूपी के साथ टच करता है। तो अलवर का जो कुरु प्रदेश है, इसे सालव प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। कुरु प्रदेश या सालव जो प्रदेश है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अलवर को। देखो अलवर के दक्षिण में, अब ध्यान से सुनना, अलवर के पास से नीचे दक्षिण में भरतपुर, भरतपुर के बाद में ये है धौलपुर, और धौलपुर के बाद में ये करौली। तीन डिस्ट्रिक्ट आ गए। कौन कौन से हैं? भरतपुर, यानी अलवर के दक्षिण में कौन सा है? भरतपुर। भरतपुर के दक्षिण में कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर के दक्षिण में कौन सा है? करौली। और इनको सामूहिक रूप से ब्रजभूमि या सूरसेन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ब्रजभूमि या सूरसेन के नाम से जाना जाता है। सूरसेन या हम कहते हैं ब्रज भूमि के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। कौन से? ब्रजभूमि, यानी सूरसेन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। भरतपुर, धौलपुर, करौली को किस नाम से जाना जाता है? सूरसेन के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको पता है कि हाड़ौती से एक नदी प्रवाहित होती है, नदी को बोलते हैं चंबल नदी। और चंबल नदी चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ के बाद में कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये ईटानगर में कहाँ पे चली जाती है? ये ईटानगर में यमुना नदी में जाकर गिर जाते हैं। और चंबल नदी जो है जब पथरीले भाग में प्रवाहित होती है तो एक अपर्दन करती है, और उस अपर्दन को कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। कौन सा अपर्दन? अवनालिका अपर्दन। और ये जो अवनालिका अपर्दन, अवनालिका का अर्थ होता है कि वो नदी जो है वो अपने पेंदे में गड्ढों का निर्माण करती है, यानी उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है। और उस अवनालिका अपर्दन के कारण ही चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है उसे एक विशेष नाम से जाना जाता है, और उसे कहा जाता है डांग प्रदेश। क्या कहा जाता है? डांग। यानी कहने का था धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाला ये जो बेल्ट है, मैं यहाँ पे इस प्रकार से मैं बात करता हूँ आप लोगों से। और इसको कहा जाता है डांग प्रदेश। डांग प्रदेश कह दो, या इसे ही बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है।
डांग प्रदेश या बीहड़ भूमि जो है वो कौन से जिलों में है? वो है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और सर्वाधिक जो डांग भूमि है वो कहाँ पे? धौलपुर में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? धौलपुर में अवस्थित है। तो दोस्तों डांग प्रदेश बीहड़ भूमि अवनालिका प्रदन वाला हिस्सा है और इसी को राजस्थान की क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश के नाम से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं बीच वाला हिस्सा, और बीच वाले हिस्से में मुख्य रूप से रहता है अजमेर और राजसमंद। हम बात करते हैं अजमेर और अजमेर के साथ राजसमंद। कौन सा है? और अजमेर और राजसमंद को देखो, अजमेर आप सबको पता है, अजमेर राजस्थान का मध्यवर्ती जो है वो जिला माना जाता है और इस कारण से अजमेर और राजसमंद का जो क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। कौन सा प्रदेश? मेरवाड़ा प्रदेश। मेरवाड़ा प्रदेश। देखो मेरवाड़ा प्रदेश, इधर तो मेरवाड़ा प्रदेश है और इधर कौन सा? मारवाड़, और इधर कौन सा? मेवाड़। तो ज्योग्राफी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ की पहाड़ियों से अलग करने वाला जो भौगोलिक प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे नाम दिया जाता है मेरवाड़ा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा में कौन कौन से आते हैं? अजमेर और राजसमंद को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट जो है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। और लास्ट रह जाता है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश में कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? और गोडवाड़ प्रदेश में मुख्य रूप से जालोर, सिरोही, यहां पे जो हम बात करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करते हैं बाड़मेर, जालोर और सिरोही। देखो ये लूनी नदी का जो प्रवाह प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है बाड़मेर, एक आता है जालोर और एक आता है सिरोही। इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों ये तो जो है ये राजस्थान का प्राचीन जो भौगोलिक विशेषताएं थी उसे किस किस नाम से क्या किया जाता, जाना जाता था, वो आपको मैंने बताई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे मानचित्र में यानी अपना जो मैप है, राजस्थान का मैप है, उसके अंदर बढ़िया तरीके से इसको क्या कर लिया? चिन्हित कर लिया। अगर चिन्हित कर लिया है तो ये आपको आसानी से याद, अगर 2 बार भी आप इसे देखकर भरोगे, 5 मिनट का काम है पूरा, यानी 33 जिले हैं। इन 33 जिलों को अगर आप याद करोगे तसल्ली से, क्रमबद्ध रूप से, तो 5 से 7 मिनट में आपको राजस्थान का जो मैप है वो आसानी से क्या होगा? भर जाएगा। तो दोस्तों जैसे कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो मेवल और देवल के नाम से पूछा गया कि मेवल प्रदेश कहाँ पे अवस्थित है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ 56 का मैदान, यहाँ से भी खूब बार प्रश्न पूछा गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेवाड़ का जो भौगोलिक प्रदेश है यहाँ से, और अभी एलडीसी के एग्जाम में कम से कम यहाँ से 5 से 6 जो प्रश्न है केवल और केवल प्राचीन भौगोलिक जो नाम है उनसे प्रश्न क्या किया गया था? पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग जो है वो 2 से 3 बार इसे याद करोगे और याद करने के बाद में अगर मानचित्र में 1-2 बार भर लोगे तो आप कभी भी इसे नहीं भूलोगे। और अगर आपको ये जो तरीका है ये आपको अच्छा लगा है और आपको याद हुआ है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए? चैनल को लाइक कीजिए, अगर नहीं तो अनलाइक, और अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ इस चैनल को अधिक से अधिक क्या करें? फैलाएं, यानी शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका एक ही मकसद है कि हम कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। और सफलता जो है, देखो दोस्तों 98% जो लोग हैं वो असफल होते हैं, केवल और केवल 2 से 3% लोग ही क्या होते हैं? सफल होते हैं। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है वो कड़ी मेहनत करते हैं
और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप लोगों को एक सही दिशा, एक सही रास्ता और सही जो ट्रिक है वो आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। ट्रिक का अर्थ ये नहीं है कि आप सूत्र बना लो, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही प्रेशर पड़ेगा सूत्र की जो धज्जियां हैं वो उड़ जाएगी, यानी सूत्र जो है वो खुल जाएंगे और पर्सन जो है वो गलत होने की संभावना रहती है। ट्रिक का अर्थ ये, आप एक निश्चित वे में याद करो। अगर निश्चित वे में याद करते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप एक बार ऊपर वाला याद करोगे, एक बार नीचे वाला, एक बार बीच वाला, एक बार साइड वाला, तो आपको भूलने की जो आदत है वो हो सकती है आप भूल सकते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इस प्रकार से आप क्रमबद्ध रूप से याद करोगे, आप जो है आसानी से याद, जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट दोस्तों। ये तो हो गया प्राचीन भौगोलिक प्रदेश। अब नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान को किस किस विद्वान ने कौन कौन से नाम से संबोधित किया है। सबसे पहले इसके लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, किस भूगोलवेता ने या किस विद्वान ने इसे राजपूताना कहा, किस विद्वान ने इसे मरुकांता कहा, किस विद्वान ने इसे सबसे पहले रजवाड़ा कहा। तो इस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और यहाँ से भी बहुत ही आसान जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है पहले इस वीडियो को आज एक बार देख ले और उसके बाद में जैसे ये याद होगा हम आगे वाले वीडियो की क्या करेंगे, चर्चा करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।